नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल JRF ट्यूबलाइट पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बिल्कुल कुशल मंगल होंगे, भले चंगी होंगे। चलिए आज हम लोग बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। उससे पहले हम आपको बताते चले कि इस समय JRF के लिए और UPSC प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं करंट के एस्पेक्ट्स में, उनकी एक सीरीज़ चलाई जा रही है अपने चैनल पर। तो उस सीरीज़ का एक पार्ट रिलीज हो चुका और दूसरा पार्ट जल्द ही आने वाला है। उसी के तहत साथ में हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट केसेस, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट केसेस जिन्होंने भारतीय राजनीति को बदल दिया, जो नेट JRF हो या फिर UPSC प्रीलिम्स, इनमें इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको ये केसेस बहुत कायदे से पता होने चाहिए, इनका एक एक पहलू पता होना चाहिए, एक एक पॉइंट पता होना चाहिए। फिलहाल हम लोग आज बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जिसने भारतीय राजनीति को ऊपर से नीचे तक हिला के रख दिया, बिल्कुल बदल दिया और एकदम मजबूत सुदृढ़ बना दिया। हम लोग बात कर रहे हैं SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994। SR बोम्मई ये कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर थे जिनकी सरकार गिरा दी गई थी। चलिए हम बात करते हैं कि ये हुआ कैसे, शुरू से आखिरी तक पूरा मामला क्या था। सीन ये था, ये उस समय की बात है जब कर्नाटका में जनता दल ने अपनी सरकार बनाई थी। जनता दल ने अपनी सरकार बनाई थी और रामकृष्ण को वहां का CM चुना गया था, लेकिन किसी बात के चलते या अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को देखते हुए रामकृष्ण ने अपने CM पद से इस्तीफा दे दिया। अब जब उन्होंने अपने CM पद से इस्तीफा दे दिया तो SR बोम्मई ने इस चीज का फायदा उठाया और उन्होंने अपने विधायक जोड़ के अपनी सरकार बना ली और खुद कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन किस्मत ने इनका साथ ज़्यादा दिन तक नहीं दिया। सीन ये हुआ कि कुछ ही दिनों में इनकी सरकार चरमरा गई, इनके विधायक इधर से उधर हो गए और इनकी सरकार गिर गई। सीन ये हुआ कि चेंज कहाँ पे हुआ मामला, वहाँ पे टोटल 225 विधायक थे, जिसमें से 111 प्लस विधायकों को लेकर SR बोम्मई जी ने अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन उसमें से कुछ 20 विधायक ऐसे थे जिन्होंने रिटन में एक लेटर दिया वहाँ के राज्यपाल वेंकटेश सुब्बई को। जब वेंकटेश सुब्बई ने वो लेटर पाया, उसमें 20 लोगों के साइन थे जो उनके समर्थित विधायक थे। ऐसे 20 लोगों के साइन थे और उन्होंने कहा कि ये सरकार भाई बहुमत में नहीं है, हम इसका सपोर्ट नहीं करते हैं। अब भाई ऐसा लगा कि जैसे राज्यपाल को इसी पल का इंतजार था। आनंद फानन ने उन्होंने प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी, उनको चिट्ठी लिख दी, कहा कि यहाँ पे कर्नाटका में जो है संवैधानिक प्रावधान का पालन नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ की सरकार गिरा दी जाए, यहाँ की सरकार गिरा दी जाए और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। अब जब ऐसा सीन हुआ तो क्या बोलते हैं, ये SR बोम्मई को नागवारा गुजरा। इन्होंने कहा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, सीधे सीधे आप थोड़ा ही सरकार गिरा देंगे। इन्होंने यहाँ पे अपनी बहुमत दिखाने के लिए इनसे टाइम मांगा, कहा भैया हमको जो है अपनी बहुमत दिखानी है, इसके लिए हमें मौका मिलना चाहिए। लेकिन भाई राज्यपाल ने साफ साफ मना कर दिया, कहा ना ना ना, आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा, आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। और इतने में ही इन्होंने एक दूसरी चिट्ठी भी लिख दी राष्ट्रपति को, कहा कि भाई जल्दी से जल्दी आनंद फानन में तत्काल प्रभाव से ये सरकार यहाँ की भंग करके यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। अब भाई राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। इन्होंने आर्टिकल 356 का हवाला दिया कि संवैधानिक प्रावधान का पालन नहीं हो रहा है और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। अब वहाँ पे कर्नाटका में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। लेकिन SR बोम्मई जी भी चुप कहाँ बैठने वाले थे। इसके लिए इन्होंने सबसे पहले तो क्या बोलते हैं, कर्नाटका का जो हाई कोर्ट है वहाँ पे इन्होंने केस किया। कर्नाटका हाई कोर्ट में गए उसके बाद और कहा कि भाई ये गलत है, हमको मौका मिलना चाहिए। लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने संवैधानिक गरिमा का हवाला देते हुए यहाँ पे केस रद्द कर दिया, कहा ये केस नहीं सुना जा सकता है, इसकी कार्रवाई नहीं होगी। अब जब ये केस हो गया इतना, तो भाई बोम्मई जी सीधे सीधे पहुँचे सुप्रीम कोर्ट।
अब सुप्रीम कोर्ट में जब वो पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी बातें हुई। अब ये बात है 11 मार्च 1994, इस दिन एक ऐतिहासिक फैसला हुआ, कुछ बहुत सारी नई बातें जोड़ी गई जिसने भारतीय राजनीति को, उसकी दिशा व दशा दोनों पलट के रख दी। इसके पहले क्या सीन था कि ये जो केंद्र सरकार है, भाई ये चीज़ हमें भी पता है कि राज्यपाल जो होता है वो कैबिनेट की कठपुतली होता है। राज्यपाल खुद से कुछ करता नहीं है। अब जो यूनियन बोलेगी उनसे, जो कैबिनेट की यूनियन होगी, वो जो बोलेगी वो उनको करना पड़ेगा। अब उन्होंने भैया, सिंपल सी बात यह है, ये जो प्रोक्लेमेशन इसने डाला राष्ट्रपति ने, इसका ये सीधे सीधे माना भी नहीं जा सकता था। इसमें सीन ऐसा था पहले कि 2 महीने के लिए आप बिना सुने सोचे समझे, बिना राज्यसभा लोकसभा की सहमति के, बिना बात किए सीधे सीधे 2 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं उस राज्य में। लेकिन 2 महीने बाद, 2 महीने का टाइम होता है, उसमें राज्यसभा और लोकसभा की सहमति की आवश्यकता होती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप इसको चाहे तो अगले 6 महीने के लिए बढ़ा भी सकते हैं। ये सीन उस समय होता था। तो जब ये फैसला हुआ तो इसमें सबसे पहले तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने बहुत भयंकर फटकार लगाई कैबिनेट को। उसने बताया कि भाई ऐसा नहीं होता, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगाई गई फटकार। कहा ये तो भाई सीधा सीधा आपकी आर्बिट्री हुई, आप मनमाने ढंग से जबरदस्ती कानून थोप रहे हैं, ये चीजें नहीं हो सकती। वहां पे हवाला दिया गया 24 अप्रैल 1973 को आए हुए फैसले के बारे में, जो केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था कि 13 जज बैठे थे और इसमें एक फैसला हुआ था ये कि आप कोई भी, मतलब अगर कोई राज्य है और उसके ऊपर आप राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, ये हवाला देकर कि उनके पास विधायक नहीं है प्रचुर मात्रा में, कुछ भी है, तो उसको एक मौका दिया जाएगा अपने आप को प्रूव करने का। उसके पास ये चांस होगा कि वो अपनी बहुमत सिद्ध करे, दिखा सके, एक चांस होगा और ये मौका देना ही देना पड़ेगा। और उन्होंने हवाला दिया कि भाई सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग ये मौका नहीं दे रहे हैं तो ये संविधान का जो सबसे जो फेडरेशन है उसका सीधे सीधे हनन हो रहा है। जो संविधान का जो मूलभूत अंग है, सबसे ज़रूरी अंग है, उसी का यहाँ पे हनन हुआ जा रहा है, उसे ख़त्म किया जा रहा है और ये चीज़ कतई नागवारा है। भारतीय हम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, ऐसा कोई काम नहीं कर सकती है जिससे ये जो भारतीय संविधान है इसकी मूल संरचना पर कोई इफेक्ट पड़े। अब मान लीजिए ये वही बात हो गई कि एक इंसान है, उस पर आप भी कुछ भी कीजिए, कोई एक्सटर्नल आप चीज़ें थोप सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि उसके किसी अंग को क्षति पहुंचा दी जाए। जैसे आपकी एक आंख निकाल ली जाए या आपका दिल निकाल लिया जाए, तो ये चीज़ नागवारा है, ये शरीर के लिए बिल्कुल कतई सही चीज़ नहीं है। तो यही संविधान के साथ केस था। अब इस चीज़ का हवाला दिया गया और यहाँ पे फैसला सुनाया गया बोमई जी के पक्ष में। अब इसके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, चलिए इसके इम्पैक्ट क्या पड़े हम लोग इस पे आ जाते हैं। इस जजमेंट के जो इम्पैक्ट थे उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कही गई कि किसी भी सरकार को गिरा देने का या कोई लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग कर देने का, राज्यपाल के पास कोई सीधा सीधा राज्यपाल का ओपिनियन उस पर नहीं माना जाएगा, उनको फ्लोर टेस्ट की परमिशन देनी होगी और ये बहुत ज़रूरी है। और अगर गवर्नमेंट मेजॉरिटी शो कर ले जा रही है तो वो उसी तरह बनी रहेगी। दूसरा सीन क्या हुआ, उन्होंने ये भी बताया, कहा कि कोई भी सीन हो भाई, आर्टिकल 356 के तहत सेंट्रल के पास पावर तो होती है, लेकिन वो सीधे सीधे उस पर अटैक नहीं कर सकती है राज्य सरकार के ऊपर। इसमें सबसे बड़ी चीज़, सबसे जो बड़ा इम्पैक्ट था उसमें कुछ पॉइंट्स जोड़े गए, जिसमें पहला पॉइंट था कि पहले क्या था कि अगर इन्होंने 356 लगा दिया प्रेसिडेंट ने, तो यहाँ पे बात खत्म, 2 महीने का लग ही जाना था, राष्ट्रपति शासन एक इमरजेंसी लग ही जानी थी।
लेकिन इस फैसले के बाद एक जो बड़ा बदलाव हुआ वो ये हुआ कि इसको लाया गया, इस जो 356 वाला जो फैसला है इसको लाया गया न्यायिक पुनर्वलोकन के दायरे में, एक जुडिशियल रिव्यू के दायरे में, कि एक इसका जुडिशियल रिव्यू होगा जिससे ये चीज चेक किया जाएगा कि क्या वास्तव में ऐसी कोई समस्या है और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अब अगली चीज, दूसरा क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा, दूसरा इम्पैक्ट ये था कि ये जो 2 महीने वाला सीन था कि 2 महीने के लिए लग ही जाना है और उसके बाद उसका कुछ नहीं हो सकता, तो इस पे भी भैया कहा गया कि क्या हुआ कि पहले क्या था कि 2 महीने ये जैसे राष्ट्रपति शासन लगा तुरंत विधानसभा जो है भंग कर दी जाती थी, उसको पूरी तरीके से भंग कर दिया जाता था और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे और इसमें जब विधानसभा भंग हो जाती है और इस पे मान लिया कोई नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो उसमें सीन तो होता, बाकी सारी चीजें बंद होती है, लेकिन जो राज्य सरकार है, जो विधानसभा है, वो अपने कानून बना सकती है, इसका अधिकार होता है। लेकिन जब राज्य की इमरजेंसी लगी होती है तब वो उनके पास से ये अधिकार भी छीन लिया जाता है। अब इसमें क्या किया गया कि पहले क्या होता था कि विधानसभा पूरी तरीके से रद्द कर दी जाती थी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पूरी तरीके से विधानसभा रद्द नहीं की जाएगी, विधानसभा सस्पेंड की जाएगी और 2 महीने पूरे होने के बाद वो वैसी की वैसी विधानसभा उसी तरीके से उन्हीं मेंबर्स के साथ वापस शुरू हो जाएगी। लेकिन अब भाई ये केस था, इसमें काफी लेट हो चुका था। बोम्मई जी ये केस जीत तो गए थे, लेकिन तब तक इलेक्शन हो चुके थे, दूसरी सरकार बन चुकी थी, नए विधायक आ चुके थे, नई विधानसभा गठित हो चुकी थी, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए। लेकिन इस केस के बाद एक और चीज क्लियर कर दी गई, एक और इसका इम्पैक्ट पड़ा, जो क्लियर ये बोला गया है कि अब से, मतलब उसके बाद से, हालांकि इसका फायदा बोम्मई जी को तो नहीं मिला, लेकिन उसके बाद से अगर ऐसा कोई केस होता है और ये राज्य सरकार वहां पे केस जीतती है तो भले ही नई सरकार बन गई हो, भले ही नया विधानसभा गठित हो गया हो, उसको डिसमिस कर दिया जाएगा और जो पुरानी विधानसभा थी, पुराने मेंबर थे, वो जो कहते हो उसी तरह वापस लागू कर दिए जाएंगे। तो ये सीन था इनका एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, इंडियन गवर्नमेंट का। ठीक, तो इसमें तो ये चीज क्लियर हो गई है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इमरजेंसी होती क्या है। ठीक, वी शुड टॉक अबाउट इमरजेंसी। इसके बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले सिंपल सा हम लोग ये जानते हैं कि ये स्टेट इमरजेंसी है क्या। स्टेट इमरजेंसी के बारे में अगर हमें जानना है तो हमें बेसिकली 3 आर्टिकल्स के बारे में जानना होगा। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 355, दूसरा है आर्टिकल 356 और तीसरा है आर्टिकल 365। ये तीनों आर्टिकल एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। तो आर्टिकल 355 क्या कहता है हमें? आर्टिकल 355 कहता है कि जो हमारी यूनियन है, जो हमारा कैबिनेट है, उसका ये रूल है, मतलब उसकी ये ड्यूटी है कि अगर ये स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कुछ भी उसमें कोई उसके अगेंस्ट जो है मतलब यूनियन के अगेंस्ट कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होता है या फिर कोई इंटरनल डिस्टरबेंस होता है या फिर क्या बोलते हैं इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेंट्रल जो बात बोलती है, जो उन्होंने बोला कहा कि ऐसा करना है और उसको ये लोग पालन नहीं कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे पालन नहीं कर रही है, उसको क्या बोलते हैं इग्नोर कर दिया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में इन सब का पालन कराना जो यूनियन की है वो ड्यूटी है, इसका पालन कराना ही कराना है। और अगर इसका पालन नहीं करते हैं तो क्या होता है, ये चीज बताई गई है आर्टिकल 356 में। इसमें ये कहा कि अगर भाई इसका पालन नहीं किया जा रहा है, ठीक, और संवैधानिक प्रावधान का पालन किसी तरह से नहीं हो रहा है या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन आ रहा है या इंटरनल डिस्टरबेंस आ रही है, कुछ भी वैसी समस्या हो रही है, तो राज्यपाल की सहमति से राज्यपाल कहेगा राष्ट्रपति से कि इस पे जो है
राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, यहाँ की जो विधानसभा ये भंग कर दी जाए, ऐसा रूल है, ये आर्टिकल 356 कहता है। अब आर्टिकल 356 ये बोलता है तो आर्टिकल 365 भी इसी से रिलेटेड है, वो भी क्लियर बोलता है। वो ये कहता है कि अगर एक केस ऐसा होता है कि स्टेट इस चीज़ में फेल होती है कि वो जो है सेंट्रल के डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं कर पाती है, उनका पालन नहीं कर पाती है, उनका पालन करने में फेल हो रही है, ठीक, और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो जो है कुछ ढंग का काम नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में प्रेसिडेंट को अपने हाथ में सारी पावर होल्ड कर लेनी होगी, उसे अपने हाथ में ले लेनी होगी। प्रेसिडेंट को यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाना होगा और एक इमरजेंसी लागू हो जाएगी, सारी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में चली जाएगी, या अगर यहाँ पे स्टेट फेल होती है। तो ये मेन पॉइंट्स थे इस टॉपिक के बारे में। तो अब हम इस बारे में इतना तो जान गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें एक क्वेश्चन ये भी है, सीधा सीधा आपके दिमाग में भी आया होगा कि भाई ये 2 महीने वाला जो भी है, मतलब ये 2 महीने तक ही रहेगा, या अगर मान लो उसके बाद कोई फैसला नहीं आ पाता है, कोई निर्णय नहीं निकल पाता है, तब क्या किया जाएगा। तो 2 महीने तक तो भैया ये लग गया आपका प्रेसिडेंट रूल, और अगर निर्णय कोई नहीं आ पाता है इस पे, तो सीन ये होगा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सहमति पे 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और अगर 6 महीने में भी कोई समस्या होती है कि तब भी भैया इनका मामला सॉल्व ही नहीं हो पाया, तो फिर से एक बार राज्यसभा और लोकसभा से पूछा जाता है, उनकी सलाह ली जाती है, उनकी सलाह पे 6 महीने के लिए फिर बढ़ा दिया जाता है। अब जब 1 साल का राष्ट्रपति शासन हो गया और उसके बाद भी ये समस्या किसी तरह की आ रही है, तो पहले इलेक्शन कमीशन से आप बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन से बात की जाती है कि भाई इलेक्शन करवाइए नया, इलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है। इलेक्शन कमीशन अगर किसी वजह से इलेक्शन करवाने में सक्षम नहीं है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आगे इसको फर्दर बढ़ाया जा सकता है, वरना फिर नया इलेक्शन होता है और नई विधानसभा गठित होती है। तो ये टोटल इसका सीन है। अब आप लोग ये समझिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मतलब आपको ये पता होना ही चाहिए यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए और आपका यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। ये केस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये इतना ज़्यादा इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने भारतीय राजनीति को बिल्कुल बदल के रख दिया था। तो आपको कैसा लगा ये जानकारी, आपको कैसी लगी, आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपके पास और भी कोई सवाल है, इससे रिलेटेड किसी भी तरह का सवाल मन में उठ रहा है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे आपको। और जल्द ही हम आपको मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। आप इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।